दोस्तों अब ओलंपिया को शुरू होने में बचते हैं 14 दिन और 2 से 5 नवंबर के बीच में ओलंपिया होने वाला है। लेकिन अगर इंडिया के टाइम को देखें तो इंडिया में हमें ये देखने को मिलेगा 3 से 6 नवंबर के बीच। उसका पूरा शेड्यूल मैं आने वाली एक वीडियो में बता दूंगा। इसी बीच हम लोग सारी की सारी वही चीजें करने वाले हैं जो आमतौर पर हम मिस्टर ओलंपिया के दिन करते हैं, वही 5 वीडियोज एक दिन में। और ये वो दिन होता है जिस दिन प्री जजिंग होती है। उसके बाद लगातार वीडियोज का सिलसिला बना रहता है। यहाँ से लेके ओलंपिया तक की अगर मैं बात करूं तो लगातार प्रेडिक्शन वीडियोज आती रहेंगी और इसी बीच अपडेट्स भी जो रहने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आज हम मेन बात करने वाले हैं मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग की प्रेडिक्शन को लेकर के, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे सारे बॉडी बिल्डर्स इस साल किस तरह प्लेस हो सकते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले अपने वही टिपिकल फॉर्मेट पे हम लोग चलेंगे जो पिछले 2 साल से फॉलो कर रहे हैं। हम इस वीडियो को तोड़ देंगे दोस्तों 3 हिस्सों में। सबसे पहला हिस्सा पिछले साल ओलंपिया की प्लेसिंग्स क्या रही थी, दूसरा हिस्सा रहेगा अभी के अपडेट्स बॉडी बिल्डर्स के क्या चल रहे हैं, और तीसरे हिस्से में हम प्रिडिक्शन करेंगे। तो आप इन पहले 2 हिस्सों को स्किप कर सकते हो और डायरेक्टली तीसरे हिस्से की वीडियो को देख सकते हो। लेकिन अगर आपको एक रेलेवेंस चाहिए और कहानी की कंटिन्यूटी को बनाए रखना है तो बढ़िया रहेगा पहले 2 हिस्सों को भी देख लें। यहाँ पर हम लोग दोस्तों स्टार्टिंग करते हैं अपने सबसे पहले हिस्से के साथ में। बात करते हैं पिछले साल बॉडी बिल्डर्स के ओलंपिया प्लेसिंग्स के बारे में। पिछले साल इस टाइटल को जीत लेते हैं हार्डी शूपन और अपना सबसे पहला टाइटल वो जीतते हैं। इस टाइटल को तो उन्होंने जीता लेकिन बिग रैमी को हरा करके डायरेक्टली पहुंचा दिया 5वें नंबर पर, जो से पहले तक मिस्टर ओलंपिया चैंप थे। यहाँ पर दूसरे नंबर पर प्लेस होते हैं डेरेक लंसफोर्ड जो उठ के आए थे 212 डिवीजन से और उस टाइम तक भी एक रेनिंग 212 चैंपियन थे। यस 2022 में डेरेक लंसफोर्ड ही तो 212 रेनिंग चैंपियन थे। हैरानी की बात है 212 चैंपियन आता है और डायरेक्टली ओलंपिया में भी 2nd प्लेस अचीव कर लेता है, यानी कि रनर अप बन जाता है। यहाँ पर तीसरे नंबर पे निक वॉकर आते हैं जो अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट प्लेसिंग लेकर के आते हैं, क्योंकि उससे 1 साल पहले तक ये 5th थे और हार गए थे हंटर लब्राडा से। लेकिन इस बार डायरेक्टली 5th से गए 3rd प्लेसिंग पर और इन्होंने भी बहुत अच्छी अपनी शेप दिखाई। 4th नंबर यहाँ पर लगता है ब्रैंडन करी का, जो 1 साल पहले तक यानी 2021 तक 2nd पर आया करते थे, लेकिन इस साल डायरेक्टली ये 4th पर चले गए और जजेस को पसंद कुछ खास नहीं आई इनकी फिजिक, स्पेशली इनके लेग्स बहुत ही ज़्यादा डाउन साइज्ड थे। 5वें नंबर पर चले जाते हैं बिग रैमी, जो बैक टू बैक 2 ओलंपिया टाइटल्स जीत करके बैठे और रेनिंग मिस्टर ओलंपिया चैंपियन बन के चल रहे थे, लेकिन हार जाते हैं यहाँ पर। और उनकी फिजिक में हालांकि कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया था 2021 से 2022 के टाइम पीरियड के बीच। डेफिनेटली बिग रैमी के अंदर कुछ फ्लॉज आने लग गए थे एक पर्टिकुलर अपनी मसल्स को लेकर के, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं था कि फर्स्ट से डायरेक्टली 5th प्लेसिंग पर उनको पहुंचा दिया जाए। लेकिन फिर भी जजेस ने पहुंचाया और इस ओलंपिया से ये साबित हुआ कि जजेस की प्रेफरेंस किस तरीके से बदल सकती है। पिछले साल का ये ओलंपिया का इस तरीके के रिजल्ट्स ये दर्शाते हैं कि एकदम से ओलंपिया के ऐसे रिजल्ट्स बदल जाना डायरेक्टली दिखाता है मूड को कि जजिंग सिर्फ एक मूड का गेम है। कई लोग इसे सब्जेक्टिव गेम भी बोलते हैं, जिसको कि अगर हम डिफाइन करें तो सब्जेक्टिव मीन्स बेस्ड ऑन योर ओन टेस्ट एंड ओपिनियन इंस्टेड ऑफ फैक्ट्स। तो हाँ, जजिंग के इसी सब्जेक्टिव नेचर के होने की वजह से प्लेसिंग्स में इन एथलीट्स के इतना बड़ा उतार चढ़ाव आया था और उन्होंने रैमी और ब्रेंडन की पूरी प्लेसिंग बदल दी। इसके बाद दोस्तों अगर हम 6th नंबर की बात करें तो यहाँ पर आए थे सैमसन दौदा। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा लेकिन ये इनका सबसे पहला मिस्टर ओलंपिया था। अपने पहले ही ओलंपिया में 6th आ गए और ये इस साल दूसरे ही ओलंपिया में इस तरीके के हालात बना रहे हैं। लोगों को ये लगने लग गया कहीं ये डायरेक्टली मिस्टर ओलंपिया ही ना बन जाए। ये अपने आप में बहुत बड़ा माइलस्टोन है कि आप दूसरे ओलंपिया में इस तरीके के माहौल और इस तरीके के एनवायरनमेंट को सेट करके चल रहे हो। ना सिर्फ सैमसन दौदा एक खतरा है दूसरे ओलंपिया कंपेटिटर्स के लिए, बल्कि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्यूचर भी होल्ड करते हैं, यानी कि टाइटल ग्रैब करने के बाद आगे लगातार के सारे टाइटल्स को भी जीतते रहने का एकदम रखते हैं। पिछले साल 6th आए थे, इस बार किस प्लेसिंग पे आ सकते हैं वो आगे प्रेडिक्शन में पता लगेगा। अब अगर हम चले 7th नंबर के एथलीट पे तो ये प्लेस पिछले साल हासिल किया था हंटर लब्राडा ने। हंटर 4th प्लेसिंग से गिर के 7th पे आ गए थे और रीज़न उनका सबसे बड़ा ऐसा होने का था उनकी फिजिक के अंदर एक गट की शुरुआत हो जाना। उनसे अपना पेट कंट्रोल नहीं हो रहा था जिसका उनको बहुत ज़्यादा खेद था। उसी के साथ साथ हंटर की कोई बहुत अच्छी फिजिक नहीं थी, एकदम रिब्ड और एकदम ड्राई फिजिक नहीं थी, वो थोड़ा सा वाटर भी कैरी कर रहे थे। और नतीजा हंटर डायरेक्टली 2nd कॉल आउट के अंदर ही क्वालिफाई हुए और 2nd कॉल आउट का मतलब आप टॉप 6 के बाहर हो। 8वें नंबर पर इसमें आए एंड्रयू जैक्ट, जिनका भी ये अगेन एक पहली बारी मिस्टर ओलंपिया कॉन्टेस्ट था और अपने पहले ओलंपिया में 8th पर चले गए और धकेल करके 9वें नंबर पर पहुंचा दिया विलियम बोनैक को। विलियम बोनैक से ऐसी उम्मीद किसी को नहीं थी, जो कंसिस्टेंटली एक 5th प्लेसिंग के स्पॉट के अंदर ही बने रहने वाला एथलीट है, वो डायरेक्टली 9वें नंबर पर चले जाए, वो भी नए एथलीट से हार करके। बहुत चौंका देने वाला ये एक कॉल था विलियम के लिए और इसके बाद से वो दिखाई नहीं दिए। खैर इस बार भी विलियम नहीं आने वाले हैं। और वहीं दोस्तों पिछले साल 10th नंबर पर आए थे राफेल ब्रांडियो, जो इस साल हमें कम्पीट करते हुए नहीं दिखने वाले। 11th पर इयन वेलियर, जो अब परमानेंटली रिटायर हो चुके हैं। और इसके बाद जितने भी और दूसरे एथलीट्स हैं उनकी अगर गिनती करने चलूँ तो कुल मिला के लास्ट ईयर 36 बॉडी बिल्डर्स ने कम्पीट किया था। और अगर इनके बारे में बताने लग गया ना एक एक करके
तो वीडियो बनते बनते और डालते डालते 2024 का ईयर आ जाएगा। इसीलिए हम लोग इस वाले सेक्शन को यहीं पर ही एंड करते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं अपने दूसरे भाग की, जिसमें हम बात करेंगे अभी के क्या सिनेरियोस चल रहे हैं सारे ही एथलीट्स को लेकर के। देखो इस साल दोस्तों क्वालिफाइड एथलीट्स हैं ओलंपिया के लिए 24, तो पिछले साल के 36 से तो बहुत ही कम हो गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे उन एथलीट्स की जो इस साल कम्पीट ही नहीं करने वाले। देखो इयन वेलियर का नाम आ चुका है परमानेंटली एक ऐसे एथलीट के तौर पे जो हो गए हैं रिटायर। हैरानी की बात है इयन जैसे एथलीट ने इस साल ओलंपिया क्वालिफाई करा एक शो जीत करके, और ओलंपिया होने से 2 महीने पहले ये अनाउंसमेंट कर देते हैं कि मैं परमानेंटली रिटायर कर रहा हूँ। कौन सा ऐसा एथलीट होगा जो इस साल के ओलंपिया की क्वालिफिकेशन हासिल करेगा, कर ली, उसके बाद में ओलंपिया में आने से मना करेगा? और मना भी कर दो, रिटायर कौन करेगा यार? कोई भी नहीं करता अनटिल अनलेस आपके साथ कोई बड़ी प्रॉब्लम, कोई बड़ा हेल्थ इशू ना चल रहा हो। इन ने कहा कि नहीं मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस अपनी मर्जी से जा रहा हूँ। हालांकि ये डिसीजन मर्जी से लिया हुआ लगता तो नहीं है, ये एक फोर्सफुली लिया हुआ डिसीजन लगता है कोई बहुत बड़े हालात के चलते। लेकिन इनका कहना है नहीं, ओलंपिया में क्वालिफाई करना भी मेरा अपना एक एम था और ओलंपिया में ना खेलना भी मेरा एक अपना ही कॉल है, तो उनकी मर्जी, वो नहीं आना चाहते। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला एथलीट आते हैं बिग रैमी। रैमी ने पिछले साल 5th प्लेसिंग अचीव तो करी, लेकिन इस साल उन्होंने ओलंपिया में आने से मना कर दिया। हालात तो ऐसे बन रहे थे कि इस बार भी वो कम्पीट कर सकते हैं, पर जैसे कि रैमी की चल रही है स्टेम सेल थेरेपी, उनके डॉक्टर ने कहा कि स्टेम सेल थेरेपी की मदद से हम इनके खराब बॉडी पार्ट्स को, जो पिछले साल इन्होंने ओलंपिया में और इस साल भी इन्होंने आर्नोल्ड क्लासिक में दिखाए, उन खराब बॉडी पार्ट्स की हीलिंग करेंगे। प्रॉब्लम यह है कि हीलिंग करने के लिए टाइम लगता है, 2 साल तो कम से कम मान के चलो, और इतने शॉर्ट टाइम के अंदर रैमी इंप्रूव क्या करेंगे, वो पहले ठीक तो हो जाए। फिलहाल रैमी ने ये बोला कि मैं भी अभी ठीक फील नहीं कर रहा हूँ और मुझे हो रही है इन्फ्लामेशन की दिक्कत, जिसके चलते मैं इस साल के ओलंपिया में नहीं खेलूंगा। इंस्टेड अपनी बॉडी को मैं दूंगा रेस्ट, ताकि अगले साल आऊँ 2024 में और पहले से बेहतर होकर के और सारी मसल्स को ठीक करके अपनी इन्फ्लामेशन की इस पुरानी दिक्कत को ठीक करके कम्पीट कर पाऊँ। तो इसीलिए वो भी इस साल का ओलंपिया स्किप कर रहे हैं, और इससे पहले उन्होंने 2019 में भी ओलंपिया स्किप करा था। यहाँ पर इसके बाद अगर बात करता हूँ तो अगले एथलीट नहीं आने वाले हैं, उनका नाम है कमाल अलगारनी। कमाल ने खेला था इस बार मास्टर्स ओलंपिया, और मास्टर्स ओलंपिया जो जीतता है वो डायरेक्टली मेन ओलंपिया के लिए क्वालिफाई होता है। तो कमाल भी ओलंपिया में क्वालिफाइड हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि वो पहली बार मेंस ओपन के लिए डिवीजन के लिए क्वालिफाई करके आए। इससे पहले उन्होंने कभी मेंस ओपन के लिए क्वालिफाई नहीं करा था, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि मैं भी नहीं आने वाला बिकॉज मैं अपनी फैमिली के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। अब कमाल एक एजिड 51 ईयर्स के बॉडी बिल्डर है। ओलंपिया में अगर कम्पीट करते तो उनके लिए काफ़ी बड़ा ये चांस था जो उन्होंने इस बार मिस कर दिया। खैर उनके फैमिली में उनके भाई के साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, कैंसर वगैरह का काफ़ी बड़ा एक इशू है, तो इसके चलते वो नहीं आ रहे। इसके बाद अगले एथलीट पे हम चले तो ये नाम आ जाता है ब्रेट विल्किन का। ब्रेट विल्किन भी इस साल के ओलंपिया के लिए क्वालिफाइड हैं, पर हेल्थ इश्यूज के चलते वो भी नहीं आने वाले हैं। अब नया नाम आता है दोस्तों इसमें बहरूज तबानी का। बहरूज तबानी भी ओलंपिया के लिए क्वालिफाई कर चुके थे इस वाले शो को जीत करके, पर उनके साथ चल रहा है वीज़ा इशू, तो कंफर्म नहीं है आएंगे कि नहीं आएंगे, मे भी आ जाए या शायद नहीं भी। तो ये सब वो एथलीट्स है जो इस बार हमें नहीं आते हुए दिखने वाले, एक आध दिन में हो सकता है आ जाए। पर कुल मिला के अगर 24 में से आप 5 एथलीट्स को अभी हटा दो तो नंबर बचता है 19 एथलीट्स का। अब नाथन डे आशा का भी कुछ नहीं पता, वीज़ा इशू उनके साथ में भी हो सकता है, तो अगर उनको भी हटा दिया जाए तो 6 एथलीट्स माइनस कर लो, 18 एथलीट्स फिर रह जाएंगे। अब 18 एथलीट्स इस बार हमें दिख सकते हैं ओलंपिया में, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं ओलंपिया आते आते 1-2 एथलीट्स या 3 से 4 एथलीट्स और कम हो जाएंगे। ऐसा आमतौर पे होता है, एथलीट्स कभी भी उतने नहीं आते जितना कि क्वालिफाइड होते हैं। तो 24 में से 18 तो अभी से ही रह गए, लेकिन 18 के बाद घट के 15 या 14 की संख्या भी जा सकती है। फिलहाल हम लोग अभी की प्रेडिक्शन स्टार्ट करते हैं, और पहले लेकिन प्रेडिक्शन से पहले हम सारे एथलीट्स के अपडेट्स तो कवर कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला अपडेट डायरेक्टली हार्डी शुपन द रेनिंग चैंप के साथ ही शुरू करेंगे। तो इस साल हार्डी लगभग हमें गायब ही दिखाई दिए, किसी भी इवेंट या फिर किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नहीं आए, किसी भी तरीके के उन्होंने सेमिनार्स नहीं करे। एक ओलंपिया चैंपियन होने के नाते उन्होंने कुछ खास ट्रैवल नहीं करा, जहाँ पे करा भी है तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन ही नहीं था। खैर लगता है अब ये जो एक प्रथा या फिर एक जो रिचुअल था ख़त्म सा हो गया है। अब ओलंपिया चैंपियंस ट्रैवल नहीं करते, बल्कि ट्रॉफी जीतने के बाद में अपने घर पे ही बैठते हैं और ज़्यादा करके अपनी ट्रेनिंग करते हैं। ये उनकी चॉइस है, ज़रूरी नहीं कि हर एक ओलंपिया चैंपियन को घूमना ही ज़रूरी हो। हाँ, इनसे पहले ब्रेंडन करी ने लेकिन काफ़ी ज़्यादा एक अच्छे से इस स्पोर्ट को और अपनी पोजीशन को रिप्रेजेंट करा था बतौर मिस्टर ओलंपिया चैंपियन। लेकिन उसके बाद से हमने देखा बिग रैमी हार्डी शुपन ओलंपिया की ट्रॉफी लेकर के घर पे ही मेनली बैठे रहे और अपनी ट्रेनिंग करते रहे। तो हार्डी ने कुछ यही करा, कोई अपने मेजर अपडेट्स नहीं दिए फैंस को। उसके अलावा कोई अपना प्लान भी रिवील नहीं किया कि इस साल के ओलंपिया को लेकर के स्पेशल वो क्या करने वाले हैं। उनके कोच ने भी ऐसा कुछ खास नहीं बताया कि अपना वजन और ऊपर बढ़ाने वाले हैं या अपनी बैक, अपने शोल्डर्स या किसी और पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म वाले मसल को बढ़ाने वाले हैं। इससे पहले हमने एक इनकी क्लिप ज़रूर देखी थी जो 17 सितंबर की अपलोड हुई थी, जिसमें कि हार्डी का
गट नज़र आया अच्छा खासा, लेकिन ये बहुत ही नेचुरल सी चीज़ है। एथलीट्स ऑफ सीजन में इस गट के साथ में हमें दिखाई देते हैं, बिकॉज फूड इनटेक भी बहुत ज़्यादा होता है, ब्लोटिंग भी। तो उस हिसाब से तो मैं इनको जज नहीं करूँगा और करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज ये मिस्टर ओलंपिया चैंप है, इनका काम है स्टेज पर बेस्ट दिखना, और उम्मीद है बिल्कुल दिखेंगे। क्योंकि इस बार कोई बहुत ज़्यादा ऐसी बातें नहीं हो रही जिससे कि लगे हार्डी शुपन की बहुत तगड़ी पकड़ है इस बार टाइटल पर। जो सारी की सारी सनसनी न्यूज़ बनी हुई है वो हार्डी नहीं बल्कि सैमसन दौदा को लेकर के इस साल बनी हुई है। तो इसी बात पे हम आ जाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कंटेंडर सैमसन दौदा के ऊपर। सैमसन इस साल सबसे बड़ा नाम उछल के आ रहे हैं ओलंपिया को जीतने के मामले में। हालांकि मैंने बताया पिछले साल ही उन्होंने अपना पहला ओलंपिया खेला था और इस साल दूसरा साल उनका स्टार्ट हो रहा है, लेकिन दूसरे साल में एक एथलीट के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग स्पेकुलेशन कि वो मिस्टर ओलंपिया चैंप बन जाएगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। सैमसन दौदा की बॉडी हमें इस वक्त पे इस तरह दिखाई दे रही है। इन्होंने लगभग 330 पाउंड का वजन अपना अचीव करा था इस साल के बीच में, और उसके बाद लगातार इनके कोच का कहना था कि इनको श्रेडिड करवाते जाएंगे और साथ ही साथ क्वालिटी पुट ऑन करवाते जाएंगे मसल्स के अंदर। सैमसन की सबसे कमज़ोर जो चीज़ थी वो थी इनकी बैक, जिस पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम करा है। हालांकि तब भी इनके लैट्स कोई बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, लेकिन पहले से अच्छे खासे इंप्रूवमेंट्स देखे जा सकते हैं। यहीं सैमसन ने अपने साथ ही साथ काम करा है शोल्डर्स के ऊपर, ओवरऑल बॉडी के साइज़ पे और अपने प्रपोर्शंस पे। तो अभी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा बल्की दिखने लग गए हैं। करीबन अभी सैमसन दौदा 300 से 310 LBS के आसपास चल रहे हैं, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि ये 300 के आसपास या 300 पाउंड्स के नीचे ही आएंगे। सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट और ड्रास्टिक चेंज इनकी बॉडी में हमने देखा है। इसके अलावा अगर बात करता हूँ सबसे एक फ़ैन फेवरेट, तो वो कंटेंडर यहाँ पर रहेंगे डेरेक लंसफोर्ड। डेरेक की बातें हमेशा तभी होती है जब वो हमें दिखाई देते हैं पिट्सबर्ग प्रो की गेस्ट पोजिंग में। वो इनके लिए एक मेन इवेंट हो जाता है इस तरीके से कि एथलीट्स और फैंस ये जान लेते हैं कि इस बार ये ओलंपिया में क्या करने वाले हैं। डेरेक ने इस बार भी पिट्सबर्ग प्रो की अपनी इस गेस्ट पोजिंग से एकदम से ही चौंका दिया था, और बहुत ज़्यादा बड़ी बैक जो पहले भी बहुत बड़ी थी इस बार और ज़्यादा करके ले आए। साथ ही साथ डेरेक के लेग्स पहले से भी ज़्यादा इंप्रूव्ड दिखाई दिए, और ओवरऑल चेस्ट के अंदर अब उनके थोड़ी सी थिकनेस बढ़ रही है, आर्म्स थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। लेकिन हाँ, एक मेजर पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म इनके साथ था लेग्स को लेकर के, जो स्टीव वाइनबर्गर ने उठाया। क्योंकि डेरेक जब दिखते हैं पिट्सबर्ग के अंदर तब तो इनके लेग्स बहुत बड़े होते हैं ऑफ सीजन के अंदर में, लेकिन जब ये ओलंपिक के लिए छिलते हैं यानी कि कंडीशन आते हैं तब इनके लेग्स भी थोड़े से डाउन साइज्ड हो जाते हैं। और साथ ही साथ चेस्ट, ओवरऑल शोल्डर्स की राउंडनेस, जिसमें कि अभी भी ये काफ़ी हद तक कैच करने की कोशिश कर रहे हैं पर पूरी तरीके से उस पॉइंट पर नहीं पहुंच पाए। हाँ, लेकिन इस साल डेरेक की बैक इतनी ज़्यादा वाइड हो गई है कि जब लाइनअप में आएंगे ना सारे एथलीट्स के साथ में, इनसे ज़्यादा वाइड लैट स्प्रेड और थिक बैक डबल बाइसेप पोज और किसी का नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ। तो यहाँ पर ये सैमसन दौदा हो चाहे हार्डी शुपन चाहे निक वॉकर, सबको खा जाने वाले हैं अपने बैक शॉट्स में। तो इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो निक वॉकर का नाम आ जाता है, जिनको अगेन क्रिटिसिज्म की तरह से काफ़ी ज़्यादा इस बार देखा गया। निक भी इस बार थोड़े से कड़वाहट से भर गए इस वजह से कि लोग उनको हमेशा बोलते रहते हैं कि आप इंप्रूव नहीं होते। आर्नोल्ड क्लासिक में इस बार निक ने बहुत ही अलग किस्म का अपना पैकेज दिखाया, तो थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा शार्प ज़्यादा था, लेकिन एट द सेम टाइम वो पैकेज बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं कर पाया जजेस को भी, ऑडियंस को भी। हालांकि निक ने कहा था कि मेरा वन ऑफ द बेस्ट पैकेज है, क्योंकि वो बहुत अलग किस्म की बॉडी थी शार्पनेस के मामले में। पर उन्होंने कहा नहीं, अब सबको लगता है कि मुझे और फुलनेस चाहिए और साइज चाहिए लेग्स में, तो जो जजेस मांग रहे हैं वो मैं उनको दूंगा। निक ने इसी के चलते अपने लेग्स के अंदर साइज इंप्रूव करा, और हाल ही की इन फोटोज के अंदर आप देख पाओगे उनका बैक डबल बाइसेप पोज, जिसमें कि उनकी बैक के अंदर थिकनेस बढ़ गई है, और अब ये शॉट भी बहुत इंप्रूव हो चुका है। लेकिन फिर भी निक का यही कहना है, वही एक पोस्ट अपने क्रिटिक के लिए, कि नॉट मच इम्प्रूवमेंट्स हेयर। हालांकि इंप्रूवमेंट्स करे हैं छोटे छोटे से, जहाँ जहाँ पर ज़रूरत थी बिल्कुल वहाँ पर करे हैं। चेस्ट के अंदर थिकनेस की ऐड करने की ज़रूरत थी वो करा है, और मेनली लेग्स इनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक एक बॉडी पार्ट था, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत काम हुआ है। निक एक ऐसे एथलीट है जो अगेन हार्डी की तरह से ही चलते हैं, यानी इंस्टाग्राम पे तो अच्छे नहीं लगेंगे लेकिन स्टेज पर बिल्कुल शार्प, बिल्कुल फुल आएंगे और बहुत ही अच्छा अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं हर बार अच्छे से। मतलब आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि निक वॉकर स्टेज पर ऑफ आ गए। जब से हमने उनको प्रो बने हुए देखा है उसके बाद से कभी भी ये एथलीट तो ऑफ नहीं आता, इसकी गारंटी तो कोई भी ले सकता है। हाँ, और ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत डेफिनेटली इनको है, लेकिन फ़िलहाल इन्होंने अपना काम कर लिया जितना इनको इस साल के लिए करना था, और ये एक इनको बना देता है काफ़ी ज़्यादा तगड़ा कंटेंडर और भिड़ने के लायक हार्डी शुपन, सैमसन दौदा और डेरेक लंसफोर्ड जैसे एथलीट से। इसके बाद अगर बात करता हूं तो ब्रैंडन करी आ जाते हैं। ब्रैंडन ने भी कोई ज़्यादा अपने शॉट्स नहीं दिखाए, लेकिन इस बार हिला दिया अपने कुछ इन वाली पोजिंग वीडियोस और इन वाले शॉट्स के साथ में, जिसमें कि ब्रैंडन 5 वीक्स आउट की अपनी वीडियो बनवाते हुए दिखाई दिया अपने वही सेम स्पॉट पे, क्योंकि इस जगह पर कई सारे पुराने एथलीट्स भी खड़े हो चुके हैं जैसे कि नाथन डे आशा और दूसरे ऑक्सीजन जिम वाले बॉडी बिल्डर्स। फिलहाल ब्रैंडन करी भी हमेशा यहीं पर ही खड़े होकर के अपनी सारी फोटोज निकलवाते हैं। पर खास बात इस बार इस फोटो या फिर इस वीडियो में क्या रही कि ये 5 हफ्ते दूर के जो ब्रैंडन करी है ये इतने ज़्यादा श्रेडिड दिखाई दिए कि ऐसी कंडीशनिंग ये आमतौर पे 1 हफ्ते पहले ओलंपिया से दिखाते थे।
लेकिन इस बार इस तरीके की कंडीशनिंग अगर अभी से दिखा रहे हैं तो अब ब्रेंडन करी बिल्कुल ओलंपिया के क्लोज आते आते कितने अच्छे हो जाएंगे, उस चीज़ का हम एक अंदाज़ा पकड़ सकते हैं। यही चीज़ इनको काफ़ी अच्छा और काफ़ी कॉम्पिटिटिव बना देगी। मैं ये नहीं कहता कि ये टॉप 3 टॉप 2 में सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जजिंग का नहीं पता उनका मूड किस तरीके से रह सकता है फिलहाल। लेकिन अगर देखा जाए तो जजेस एक साइज़ के साथ में एक वी टेपर वाला गेम, एक हार्डी शुपन, डेरेक लंसफोर्ड, सैमसन दौदा वाली फिजिक ज़्यादा पसंद करें। तो हाँ, ब्रेंडन भी उस फिजिक के अंदर फॉल तो करते हैं, लेकिन बहुत अच्छे लेग्स के साथ में नहीं आते। इसीलिए इस बार कंडीशनिंग का गेम ये खेलते हुए नजर आ रहे हैं अभी तक, और ये देखना होगा कि ओलंपिया में इस बार पीक होकर के आ पाते हैं कि नहीं, क्योंकि इनके कोच अब्दुल्ला इतने अलग किस्म के प्रोटोकॉल्स हर बार दिखाते हैं। ओलंपिया में एक फुल फिजिक, वहीं आर्नोल्ड में एकदम डिप्लीटेड सॉफ्ट फिजिक, तो इनके प्रोटोकॉल्स बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट है हर बार आने के इनके कोच के। और पता नहीं इस बार ये इनके कोच ओलंपिया में इनके कई पीक वीक के अजीबोगरीब प्रोटोकॉल्स करवा करके शार्प बॉडी को भी कहीं ख़राब ना ले आए, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिलहाल ये है इनका अपडेट, और मेरे हिसाब से अभी तक के बेस्ट ब्रेंडन करी है जो 5 हफ्ते पहले हमने कभी भी किसी भी कॉन्टेस्ट से पहले देखे हो। बात दोस्तों लेकिन यहाँ पे यही नहीं रुकती, क्योंकि इसमें अगला नाम आ जाता है एंड्रयू जैक्ट का। एंड्रयू जैक्ट भी सेम सैमसन दौदा की तरह पिछले साल ओलंपिया में अपना डेब्यू करके गए थे, और लगातार इनकी भी तब से वाहवाही होने लग गई थी। इस बार एंड्रयू जैक्ट ने आर्नोल्ड में खेला, लेकिन हार गए सैमसन दौदा और निक वॉकर से। इसके बाद ये खेलते हैं टेक्सास प्रो, जिसमें कि इन्होंने अच्छे खासे इंप्रूवमेंट्स करे अपने मसल्स में। स्पेशली इनका जो सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म वाला पॉइंट था वो था इनकी बैक और इनके ग्ल्यूट्स। ये देखा हम लोगों ने कि टेक्सास के अंदर एंड्रयू जैक ने एक अच्छी खासी थिकनेस ऐड करी, और उसी के साथ साथ अच्छा खासा मास ऐड करा अपने ग्ल्यूट्स के अंदर में। ओवरऑल बॉडी की शार्पनेस इनकी इंप्रूव हो रही है। एंड्रयू जैक कंसिस्टेंसी के लिए नहीं जाने जाते थे, क्योंकि ये कई बार ऑफ आ जाया करते थे, लेकिन इस साल लगातार ये कंसिस्टेंटली पीक करते हुए नजर आए हैं। तो एंड्रयू भी इस बार ऐसे कंटेंडर हैं जो कि आने का पूरा पूरा दम रखते हैं फर्स्ट कॉल आउट के अंदर, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर ये इस बार ब्रेंडन करी को हरा करके उनका प्लेस खा जाए तो। एंड्रयू के पास सही में एक ऐसी बॉडी है जो बहुत सारे एथलीट्स सोचते हैं अपने सपनों में, और बहुत सारे एथलीट्स अभी भी इसीलिए इनको कंपेयर कर देते हैं फ्लेक्स व्हीलर के साथ में। हालांकि एंड्रयू, फ्लेक्स व्हीलर ये दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, लेकिन उस वजह से कि जेनेटिक्स ट्रांसफर कर दिया फ्लेक्स ने इनको, ये नहीं पता। खैर दोस्तों, एंड्रयू जैक्ट भी इस साल काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड है। अभी के हाल फिलहाल में कोई इनके अपडेट्स नहीं है, क्योंकि ये ओल्ड थ्योरी, ओल्ड मेथड वाले एथलीट है जो अपने ज़्यादा अपडेट्स तो नहीं देते, लेकिन हाँ इंप्रूवमेंट दिखाते हैं सीधा स्टेज के ऊपर में। और स्पेशली ये वाला शॉट इनका साइड ट्राइसेप वाला शॉट, जिसमें कि ये सबको खा गए थे इस बार टेक्सास प्रो में, ये इनका एक विनिंग शॉट है सही में अगर बात करूं तो। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये यहाँ पर एक कड़ी टक्कर देंगे सैमसन दौदा, ब्रेंडन करी, निक वॉकर, हार्डी और डेरेक लंसफोर्ड को। इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट एथलीट हंटर लब्राडा, तो हंटर ने एंड्रयू के खिलाफ कम्पीट किया था और इनसे हार गए थे, लेकिन हंटर ने भी थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स अपने अंदर इस बार दिखाए थे, जैसे कि वैक्यूम शॉट ये पुल कर रहे थे। उसके बाद में हंटर के साथ प्रॉब्लम ये रही कि बिटवीन द पोजेस जो ट्रांजिशन ये मार रहे थे वहाँ पर इनका गट काफ़ी बार नजर आया, तो कहीं इस बार भी ये चीज़ प्रॉब्लम इनको ना देने लग जाए। ओलंपिक के लिए क्वालिफाइड तो ज़रूर है, बट हंटर लब्राडा क्या एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर बन सकते हैं फर्स्ट कॉल आउट में आने लायक है, इस पे अभी भी कमेंट करना मुश्किल है, क्योंकि हंटर ओवरऑल सेम ही दिखते हैं। इस साल भी पूरे साल ये सेम ही दिखाई दिए। कॉन्टेस्ट में थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स के साथ में, जैसे कि बैक इंप्रूव थी, हल्के से इनके ग्लूट्स इंप्रूव थे और आगे के लेग्स इंप्रूव थे, लेकिन मेनली जहाँ जहाँ पर प्रॉब्लम इनको रहती है चेस्ट का वो एरिया आ जाता है, वहाँ पर हंटर अभी भी लैग करते हैं। कई लोगों ने जैसे कि बिग रैमी जैसे एथलीट्स ने भी इनको इस बार 5th नंबर पे प्रिडिक्ट करा है, और बहुत सारे लोग हंटर लब्राडा को टॉप 3 के अंदर भी प्लेस करके चल रहे हैं, प्रिडिक्ट करके चल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ऐसा हो सकता है? मेरे हिसाब से फर्स्ट कॉल आउट में आना भी इनके लिए बड़ी बात होगी अभी भी। फिलहाल हंटर अपने अपडेट्स तो लगातार पुश करते रहते हैं, इस तरीके से इस वक्त पे दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अगर अगले एथलीट पे हम चलें तो चार्ल्स ग्रिफिन की हम लोग बात कर लेंगे। अब चार्ल्स ग्रिफिन ने हाल ही में लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्टिवल जीता तो सही और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुए तो सही, लेकिन उनकी फिजिक में आ गए बड़े बड़े फ्लॉज। स्पेशली उनकी चेस्ट जो अभी टीयर हुई थी कुछ महीने पहले, वो एकदम दबी हुई दिखाई दी और अभी भी उसके अंदर एक पैक टीयर दिखाई दे रहा था, मतलब मसल की शेप ही बिगड़ गई, जिस वजह से उनको ओलंपिया में एक बड़ा डिसएडवांटेज देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ चार्ल्स ग्रिफिन की बॉडी में एक राउंडनेस की, थिकनेस की भारी कमी है अपर बॉडी के अंदर। लोअर बॉडी उनकी पहले से ज़्यादा ग्रो हो गई, जब आप कंपेयर करो उनके पुराने साल की फ़ोटोज़ को, पिछले साल 2022 से अभी 2023 में, तो लेग्स उनके ग्रो हुए हैं जो उन्होंने डेफिनेटली इंजरी के टाइम पे ज़्यादा ग्रो कर लिए थे, और अपर बॉडी और पहले से फ्लैट हुई है। तो कुल मिला के लोअर और अपर बॉडी में इम्बैलेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। चार्ल्स ग्रिफिन एक बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर है, हार्डनेस भी अच्छी लाते हैं, पर अभी फिजिक के अंदर फ्लॉज काफ़ी सारे आ चुके हैं। तो फिलहाल ये इनका अपडेट है और देखते हैं ओलंपिया में किस तरीके से प्लेस होते हैं। यहाँ पर अगले एथलीट दोस्तों अगर नाम लेता हूँ तो नाथनडे आशा आ जाते हैं। नाथनडे आशा ऐसे इंसान है जो कि बहुत ही ज़्यादा
कंफ्यूजन में डाल करके रखते हैं अपने फैंस को। नाथन ने इस साल 3 शोज खेले, जिसमें से कि 2 शोज में तो उनको जीत मिली, लेकिन एक शो में उनको सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल सेकंड प्लेसिंग दी गई। ये था यूरोपा, जिसमें कि वो रीगन ग्राइम्स से हार गए थे। ऐसा लग रहा था कि नाथन इस शो के एक्चुअल विनर थे, लेकिन खैर 2 क्वालिफिकेशंस उनके पास तब भी बचती है। अब वो ओलंपिया में तो क्वालिफाइड है, लेकिन ये नहीं मालूम कि वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। फिजिक इस बार उनकी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड तो नहीं दिखाई दी, लेकिन हाँ, रीगन ग्राइम्स के खिलाफ जिस शो में हारे थे वहाँ पर उनकी फिजिक बहुत अच्छी थी। उसके बाद इन्होंने जो अभी अपना लास्ट शो जीता, इसमें इनकी फिजिक बहुत ख़राब थी। तो नाथन कोई इंप्रूव्ड नहीं है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, ओलंपिया में पता नहीं खेलने वाले भी हैं कि नहीं, सारा तो मतलब हमें उसी से है। अगर नाथन इस साल ओलंपिया में खेलते हैं तो 5 साल बाद वो हमें दिखाई देंगे इस शो के अंदर, क्योंकि लास्ट इन्होंने 2018 में खेला था, उसके बाद से अभी तक नहीं आए। इसके बाद अगले एथलीट की अगर बात करूं, माइकल क्रिजो ने भी पिछले साल ओलंपिया में अपना डेब्यू किया था और बहुत क्रिस्प क्रेजी कंडीशनिंग तो लेकर के नहीं आ पाए थे। वैसे भी एक ओलंपिया डेब्यू था, तो इतना ज़्यादा हम क्या उम्मीद रखें, लेकिन उसके बावजूद इनकी 12th प्लेसिंग तो आ गई थी। इस बार इन्होंने खेला एम्प्रो क्लासिक और यहाँ पर क्रिजो ने दिखाई अपनी लाइफ की बेस्ट कंडीशनिंग। इंप्रूवमेंट्स मसल साइज के अंदर कुछ ज़्यादा नहीं थे, लेकिन वो लाइंस जो दिखने लग गई थी ना हद से ज़्यादा रिप्ड होने की वजह से, वो फाइबर्स, वो डिटेलिंग जो दिखने लग गई थी, वो एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते। मैंने नहीं किया था इनसे एक्सपेक्ट कि ये मास मॉन्स्टर होने के बाद इस लेवल की कंडीशनिंग दिखाएंगे हर एक बॉडी पार्ट में, स्पेशली बैक डबल बाइसेप में तो मज़ा ही आ गया। तो इस तरीके की स्किन की क्वालिटी जो इनके पास में है ना, इस तरीके के मसल फाइबर्स लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे पास में भी हो। अब देखना होगा एम्प्रो वाली फिजिक यहाँ पर ओलंपिया में इस साल दिखा पाते हैं कि नहीं। देखो उसके आसपास की फिजिक भी दिखाते, वो भी मैं अचीवमेंट बोलूंगा क्रिजो के लिए, और इनका टॉप 10 पक्का। हाल फिलहाल के अपडेट्स में इस तरीके से क्रिजो नजर आ रहे हैं अपने वही वेस्ट के अंदर, और प्रॉपर बॉडी एकदम शो नहीं करते, लेकिन फिर भी वही एक बॉडी इनकी रहती है, पतली स्किन, राउंड मसल बैलीज और अच्छी खासी वेन्स। इसके बाद अगले एथलीट पे चलते हैं, तो टोनियो बर्टन का नाम आ जाता है, पुराने 212 कंपेटिटर। टोनियो ने इस साल न्यूयॉर्क प्रो में कम्पीट किया और अपनी लाइफ की बेस्ट फिजिक दिखाई, इसको जीत लिया और ओलंपिया की क्वालिफिकेशन पा गए। तो न्यूयॉर्क प्रो एक बहुत ही इस बार का लेस कॉम्पिटिटिव शो था, क्योंकि जब उसमें टोनियो बर्टन जैसे एथलीट्स जीत करके जा रहे हैं तो समझ लो बाकी के एथलीट्स किस लेवल के होंगे। लेकिन हाँ, जो भी है, मेन चीज़ है कि इनके पास में भी बहुत अच्छी जेनेटिक्स है, और अब ओलंपिया कंटेंडर्स के साथ में किस तरीके से खड़े हो पाते हैं, क्योंकि पिछले साल भी ओलंपिया में क्वालिफाइड थे और खेल के भी गए थे मेंस ओपन के अंदर, लेकिन लास्ट की प्लेसिंग्स इनकी आई थी। इस बार क्या लास्ट की प्लेसिंग से इंप्रूव ये कर पाएंगे, क्योंकि टोनियो एक प्योर मेंस ओपन बॉडी बिल्डर अभी भी नज़र नहीं आते, काफ़ी हद तक वो एक क्लासिक कंपेटिटर भी लगते हैं। तो जब तक ये अपने लैट्स और बड़े नहीं कर लेते ना, और लेग्स और बड़े नहीं कर लेते, तब तक इनकी गिनती नहीं हो सकती है ओलंपिया टॉप कंटेंडर्स में। तो टोनियो अगर सबसे ज़्यादा शार्पेस्ट फिजिक भी इस बार लेकर के आ जाए ओलंपिया के अंदर, तो भी 10th प्लेस शायद वो क्रैक कर पाए, लेकिन अगर वही ऑफ आ गए तो 16th पे लटक जाएंगे। तो फिलहाल इनके कुछ इस तरीके के अपडेट्स हैं, बहुत ज़्यादा कोई बड़े भारी चेंजेस नहीं है। इसके बाद अगर बाकी के एथलीट्स की बात करूँ ना, तो सारे एथलीट्स बहुत ही एक जैसे लेवल के और सारे के सारे टॉप 10 के बाहर रहने वाले एथलीट्स में से हैं। जैसे कि नाम आ जाता है आंड्रिया प्रिस्ती, हसन मुस्तफ़ा, जस्टिन शेयर, रोमन फ्रिट्ज, इसके अलावा थियो लिग्यूरियर, चार्ल्स ग्रिफिन की मैंने बात कर ली, फिर नेपो एथलीट लाइक रीगन ग्राइम्स। ये सारे एथलीट्स ऐसे हैं जो एक दूसरे से कम्पीट करते हुए तो नजर आएंगे, लेकिन सबके सब टॉप 10 के बाहर। किसी की एक आध किस्मत अच्छी हुई तो टॉप 10 में आ जाएगा। जो फर्स्ट कॉल आउट या सेकंड कॉल आउट के एथलीट्स होते हैं, उनसे नीचे के एथलीट्स हैं, इसीलिए मैं इनके बारे में अपडेट्स दे करके ज़्यादा वीडियो को और खींचना नहीं चाहूँगा। स्ट्रेट अवे दोस्तों हम बात करते हैं अपने वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट और थर्ड हिस्से के साथ में, जो आता है प्रिडिक्शन। तो प्रिडिक्शन भी मैं करूंगा इसमें टॉप 10 से ही, क्योंकि अगर वही 16-17 नंबर से चलना शुरू करूं तो बहुत पीछे से चलना पड़ेगा। क्या कहते हो, चला जाए? चलो फटाफट से स्टार्ट करेंगे 15वें नंबर से, और 10वें तक बहुत जल्दी जाएंगे। उसके बाद हम अपनी स्पीड थोड़ी स्लो करेंगे। 15वें नंबर पर यहाँ पर मैं प्रिडिक्ट करना चाहता हूँ रीगन ग्राइम्स को, जिन्होंने ना जाने किस तरीके से ये वाला शो जीता था और नाथन डियाशा को इसमें हरा के ओलंपिया की क्वालिफिकेशन ले ली। इनके लिए सबसे बड़ी जीत यही थी कि मेरे को ओलंपिया की क्वालिफिकेशन चाहिए। वहाँ पर जो चीज़ मिल गई वो चीज़ मिल गई, पर ओलंपिया के अंदर कम्पीट करने के लिए आपको बहुत हाई लेवल की फिजिक चाहिए, वो रीगन पे है नहीं। 2-3 साल से ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। एक क्लासिक फिजिक कंपेटिटर भी प्रॉपर नहीं है, एक बॉडी बिल्डर भी नहीं है, और हाँ, थिकनेस और डेंसिटी क्या होता है वो उनकी बॉडी को इनको ज़्यादा पता नहीं है, तो इसीलिए 15वें नंबर पे आना चाहिए इन्हें। इसके बाद 14वें की अगर बात करूं, थियो लिग्यूरियर इसमें आ सकते हैं। अगेन कोई यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है, कोई कहीं पे भी प्लेस हो सकता है, डिपेंड करता है किस तरीके की कंडीशनिंग ये सारे एथलीट्स उस दिन लेकर के आ रहे हैं। तो थियो यहाँ पर 14वें पे मैं अभी प्लेस कर रहा हूँ, एक तुक्का ही समझ लो। 13th नंबर फिल क्लार्क का हो सकता है। फिल एक एजिड बॉडी बिल्डर और बिल्कुल ख़राब उनकी फिजिक होती जा रही है, पॉसिबली फिल क्लार्क 16th भी आ जाए, लेकिन अभी के लिए मैं 13th पे डाल रहा हूँ। 12th की अगर बात करूं, हसन मुस्तफ़ा इधर आ सकते हैं। हसन मुस्तफ़ा अगर कंडीशन आ गए टॉप 10 भी क्रैक कर लेंगे, लेकिन जिस हिसाब की उनकी कंडीशनिंग रहती है, पोजिंग रहती है, जितना ज़्यादा वो स्मार्टनेस कैरी करते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करके ला पाएंगे। इसके बाद 11th नंबर टोनियो बर्टन का हो सकता है।
अगेन ये सारे वही एथलीट्स जैसे मैंने बताया कि कम्पीट तो एक दूसरे से करेंगे लेकिन रहेंगे आखिरी के ही। अगर इनकी किस्मत अच्छी रही और किसी की बॉडी शाइन कर गई तो टॉप 10 या टॉप 9 तक क्रैक कर लेंगे। लेकिन फिलहाल टोनियो बर्टन की अगर मैं बात कर रहा था तो 11th प्लेसिंग इनकी आ सकती है। इसमें 10वें नंबर की बात करूं, इसमें आंड्रे प्रिस्ती आ सकते हैं। अगर अच्छी कंडीशनिंग लेकर के आए तो यही 10वें नंबर पे बिल्कुल इनको आ जाना चाहिए। 9th नंबर की बात करता हूँ तो यहाँ पर मैं चार्ल्स ग्रिफिन को रखना चाहूँगा। अब चार्ल्स ग्रिफिन इन सारे एथलीट्स से ऊपर के एथलीट है क्योंकि वो मेहनत भी बहुत ज़्यादा करते हैं और उनकी बॉडी भी उस हिसाब से इंप्रूव करती है। देखो उनके लेग्स तो इंप्रूव कर ही है। अब अगर अपर बॉडी में एक इंजरी हो गई तो उसमें एक एथलीट क्या कर सकता है, लेकिन कंडीशनिंग के मामले में ये एथलीट पीछे नहीं हटता, मेहनत के मामले में एथलीट पीछे नहीं हटता। इंजरी होने के बाद में भी अगर एक एथलीट इंप्रूवमेंट करके दिखा रहा है ना, भले किधर भी करके दिखा, ये भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं सीरियसली चाहता हूँ चार्ल्स ग्रिफिन को 9th नंबर पे आते हुए देखना। अब हम मेन करते हैं दोस्तों बात 8th नंबर से, क्योंकि यहाँ से शुरू हो जाते हैं वो बॉडी बिल्डर्स जो ओलंपिया को डिफाइन करते हैं। देखो इससे पहले वाले जितने बॉडी बिल्डर्स है 15 से लेकर 9वें नंबर तक, वो ओलंपिया को डिफाइन नहीं करेंगे। ओलंपिया को डिफाइन करेंगे उसके बेस्ट लीडर्स। यहाँ पर 8वें नंबर की बात करूं, मुझे लगता है यहाँ पर आ सकते हैं माइकल क्रिजो, क्योंकि क्रिजो एक ऐसे एथलीट है जिनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हंटर लब्राडा से भी ज़्यादा बेहतर उनकी बॉडी और उनकी जेनेटिक्स है, लेकिन ये नहीं मालूम कि वो किस तरीके से ओलंपिया में अपनी फिजिक लेकर के आएंगे। हंटर में एक कमी आ जाती है कि वो कोई बहुत कंडीशनड एथलीट नहीं है, तो पॉसिबिलिटी ये बनती है कि क्रिजो और हंटर दोनों आपस में लड़ाई करते हुए हमें दिखाई देंगे 7वें और 8वें नंबर के लिए। फिलहाल मैं यहाँ पर क्रिजो को 8वें पर डाल रहा हूँ। इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, पॉसिबली यहाँ पर 7वें नंबर पर भी क्रिजो आ सकते हैं, लेकिन उनका ऐसा कोई अभी ट्रैक रिकॉर्ड सेट नहीं हुआ है जो उनको टॉप प्लेसर्स में रखे। वही हंटर लब्राडा तो टॉप 6 टॉप 7 में पहले भी आ रखे हैं और इसीलिए मैं उनको ऊपर रख रहा हूँ। जेनेटिक वाइज स्टिल मैं बोलूँगा क्रिजो, हम सबको मालूम है, उनसे ज़्यादा बेहतर है। कोई बड़ी बात नहीं है वो हंटर को इस बार बीट करके उनकी प्लेसिंग खा जाए। फिलहाल के लिए हंटर 7th पे इस हिसाब से रहने चाहिए और क्रिजो 8th पे। 6th नंबर की अगर मैं बात करूँ ना दोस्तों, एंड्रयू जैक्ट। अब एंड्रयू जैक्ट एक ऐसे एथलीट है जो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको पीछे कर सकती है अभी भी, जैसे कि उनकी बैक और उनके ग्लूट्स। कहीं ना कहीं एक उनकी बॉडी का ओवरऑल वो फ्रेम उतना ज़्यादा फिल्ड आउट नहीं हुआ है जितना कि दूसरे इनसे ऊपर वाले एथलीट्स का है। पर कोई बड़ी बात नहीं होगी एंड्रयू के लिए यहाँ पर ब्रेंडन करी की प्लेसिंग को खा जाना और 5th प्लेसिंग अपने लिए रिजर्व कर लेना, बिकॉज ब्रेंडन करी एक प्योर बॉडी बिल्डर फिजिक कैरी करते हैं, लेकिन एंड्रयू जैक्ट वहीं कुछ अभी भी ऐसी लाइन्स हैं उनकी बॉडी में, अभी भी इस तरीके की मसल्स हैं कि जो क्लासिक की तरफ थोड़ी सी ज़्यादा दिखती हैं। हालांकि एंड्रयू जैक्ट बहुत ज़्यादा मासिव एथलीट है, मैं बता दूं, उनको छोटा समझने की गलती जो करे भाई वो सही में नहीं जानता बॉडी बिल्डिंग क्या है। फिर एंड्रयू जैक्ट बहुत बड़े हैं, ब्रेंडन करी से भी ज़्यादा बड़े साइज़ में है, लेकिन उनकी हाइट इतनी ज़्यादा है, उनका फ्रेम इतना ज़्यादा वाइड है कि उनके लिए वो मसल्स भी कम पड़ती हैं, इसीलिए वो क्लासिक की तरफ पे ज़्यादा दिखते हैं और इसीलिए ब्रेंडन करी से मे भी हार जाएं। लेकिन अगेन बात पता है क्या है, जजेस को क्या देखना है इस बार। हम लोग क्या बताएंगे प्रिडिक्शन में, अभी तक तो ओलंपिया ही शुरू नहीं हुआ। जब ओलंपिया हो जाता है तब भी नहीं मालूम पड़ता है कि जजेस को चाहिए क्या। जजेस का मूड करेगा तो वो एंड्रयू जैक्ट को यहाँ पर टॉप 3 में भी रख देंगे, जजेस का मूड करेगा तो यहाँ ब्रेंडन करी को भी ओलंपिया जिता देंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से डिसीजंस अभी तक गए हैं ब्रेंडन करी के फेवर में और एंड्रयू जैक्ट के फेवर में, उस बिहाफ पर मैं यहाँ पर प्लेसिंग प्रिडिक्ट करके चल रहा हूँ और ब्रेंडन को यहाँ पर 5th और एंड्रयू को यहाँ पर 6th पे रख रहा हूँ। इसके बाद अगर हम 4th प्लेस की बात करें, यह आ जाती है यहाँ पर सारी ऐसी प्लेसिंग जहाँ पर कि आप कुछ भी किसी को बोल लो और आपको क्रिटिसाइज खुद होना पड़ेगा। इन चारों को प्रिडिक्ट करने से पहले एक छोटा सा ऐड देख लो, 1 ही मिनट का है मुश्किल से। दोस्तों मसल ब्लेज की ओर से आता है एक सबसे हाई क्वालिटी वे प्रोटीन जिसका नाम है बायोजाइम आइसो 0 लो कार्ब, और इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो 27 ग्राम प्रोटीन आपको मिलने वाला है 32.5 ग्राम की स्कूप में। तो इस प्रोटीन का प्राइमरी इंग्रेडिएंट आता है वे प्रोटीन आइसोलेट। इसके बाद स्वीटनर्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ ये प्रोटीन बन जाता है हाईली एब्जॉर्बेबल और 50% तक इसकी एब्जॉर्प्शन इस वजह से बढ़ जाती है। मिक्सेबिलिटी के मामले में ये प्रोडक्ट सब प्रोडक्ट से ऊपर निकल के आता है और ये आप जानते हो कि इसके अंदर गांठें नहीं बनती हैं लो क्वालिटी दूसरे प्रोटीन्स की तरह। डाइजेशन भी इसीलिए इसका बहुत अच्छा है, बिल्कुल ये अपसेट नहीं करता आपके गट को, काफी बढ़िया प्रोडक्ट इसीलिए बन जाता है ये। तो आपकी प्रोटीन की डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आप इसके 1 से 2 स्कूप दिन में ले सकते हो, आपके पूरे दिन के प्रोटीन इंटेक को पूरा करने में एक अच्छी मदद मिलेगी। बाकी आपको दिख रहा होगा कितने का पड़ता है, डिस्काउंट कूपन मेरा अप्लाई करोगे आपको बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा और आप जाकर के इस प्रोटीन को ट्राई कर सकते हो, नीचे लिंक दिया हुआ है। अब वापस वीडियो पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर मैं 4th प्लेसिंग पे प्रेडिक्ट करना चाहूँ एक नाम, तो मैं रखूंगा निक वॉकर का। निक वॉकर एक परफेक्ट एथलीट है मेरे ओपिनियन में, ऐसे एथलीट को 3rd आना चाहिए दोबारा से, लेकिन मेरा ओपिनियन नहीं, जजेस का ओपिनियन मैटर करता है और जजेस को अभी आज के टाइम पे चाहिए एक बढ़िया सिमेट्रिकल क्लासिक फिजिक लुक जिसके अंदर मास हो, बॉडी बिल्डर वाला।
तो निक वॉकर के अंदर वही प्रॉब्लम है, शोल्डर टू वेस्ट रेशियो उतना अच्छा नहीं है, एक ब्लोटेड उनका स्टमक है। हालांकि पोजेस के बीच में तो होल्ड कर लेते हैं, लेकिन जब एक पोज से दूसरे पोज में स्विच करते हैं तो उनका ब्लॉकी मिड सेक्शन दिखने लगता है। वैसे भी वो दिखता ही रहता है, उनका खराब फ्रेम एक्सपोज हो जाता है। ऐसे में दूसरे बॉडी बिल्डर्स बाजी मार जाते हैं। हालांकि निक वॉकर भी इंप्रूव करके आ रहे हैं अपने लेग्स को, और हम ये उम्मीद करेंगे कि निक वॉकर एक बड़े लेग्स और एक थिक बैक के साथ में हमें दिखाई देंगे इस बार, क्योंकि ये दोनों चेंजेस तो उन्होंने अपने अपडेट्स में दिखाए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि इनका स्ट्रक्चर उतना प्लीजिंग नहीं है जिस तरीके से ऊपर के टॉप 3 बॉडी बिल्डर्स का है, सिर्फ इस वजह से जजेस इनको चौथे प्लेस पर डाल सकते हैं। अगेन ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ये जजेस अभी तक देखते आ रहे हैं ओलंपिया में, उस हिसाब से मैं ये प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। हाँ, मेरा ओपिनियन क्या है वो इस वीडियो के बाद में एक और सेक्शन है जो मैंने ऐड पिछले साल की वीडियोस में करना शुरू कर दिया था, और इस साल की वीडियो में भी मेरा ओपिनियन वाला सेक्शन एंड में रहेगा, बहुत छोटा सा रहेगा वो। अब 4th प्लेसिंग निक वॉकर की रह सकती है जिस हिसाब से जजेस उनको देखते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉप 3 और सबसे ज्यादा टफेस्ट एथलीट्स टू प्रेडिक्ट। 3rd प्लेसिंग अगर मैं यहाँ पर रखना चाहूँ, मेरे हिसाब से वो प्लेसिंग यहाँ पर हासिल कर सकते हैं डेरेक लंसफोर्ड। डेरेक इस बार बहुत ज़्यादा इम्प्रूव दिखाई दिए और वही सब कुछ सारे एथलीट्स के साथ में भी रहा है, पर अगेन प्रॉब्लम आ जाती है कि जजेस कहाँ पर उनसे डिससेटिस्फाई होते हैं। क्या उनकी फ्लैट चेस्ट और वो जो शोल्डर्स, जो आर्म्स हैं जो एकदम सॉफ्ट दिखते हैं आमतौर पे, क्या वहाँ पर डिससेटिस्फाई हो जाएंगे? क्योंकि हो सकते हैं, वो एक ऐसा पॉइंट है फ्रंट लेट स्प्रेड के टाइम पे जो झलकता है। तो डेरेक के इस बार जिस तरीके से हमने बॉडी देखी वो मैंने अभी अपडेट्स में कवर भी किया। उनके बड़े लैट्स पहले से भी और ज़्यादा बड़े हो गए, उनके लेग्स पहले से भी और ज़्यादा बड़े हो गए, और ओवरऑल राउंडनेस थिकनेस उनके अंदर थोड़ी सी बड़ी है उनके चेस्ट और शोल्डर्स की अगर बात करूँ। लेकिन ओवरऑल क्या ये काफ़ी होगा उनको मिस्टर ओलंपिया बनाने के लिए? शायद नहीं, क्योंकि इनसे ऊपर के 2 एथलीट्स में वो चीज़ें और बेहतर है। पर क्या बैक डबल और बैक लेट स्प्रेड जैसे पोजेस जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है डेरेक के सबसे ज़्यादा लाइनअप में, क्या वो काफ़ी होंगे इनको मिस्टर ओलंपिया जितवाने के लिए? शायद नहीं। तो बहुत ही टफ है यार प्रेडिक्ट करना। अभी से जो हम बातें कर रहे हैं वो तब जाके कितनी एप्लीकेबल होगी वो तो तभी पता लगेगा। फिलहाल के लिए मैं इनको 3rd पे डालता हूँ। लेकिन मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, डेरेक जैसा एथलीट अगर मिस्टर ओलंपिया बनता है, मुझे उससे 1% प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मेरे एक वन ऑफ द फेवरेट एथलीट है। बन जाए तो भी बढ़िया। अब हम बात करेंगे 2nd प्लेसिंग एथलीट की नहीं, बल्कि डायरेक्टली मिस्टर ओलंपिया विनर की, क्योंकि यहाँ से 2nd प्लेसिंग तो हमें क्लियर हो ही जाएगा। तो इस बार का मिस्टर ओलंपिया कोई भी एक सॉलिड प्लेयर तो है नहीं, ये आप मान लो। ये नहीं मालूम कि कौन अपनी पकड़ एकदम क्लियर बना करके चल रहा है। ना हार्डी शुपन का नाम इसमें ऊपर आता है एकदम क्लियरली, ना सैमसन दौदा का, ना डेरेक का, ना निक का, ना ब्रेंडन करी का। लेकिन फिर भी हमें प्रिडिक्शन तो करनी पड़ती है। ऐसे में हमें देखने पड़ेंगे हालात क्या रहे हैं। हार्डी शुपन पिछले साल मिस्टर ओलंपिया बने, सैमसन दौदा इस साल आर्नोल्ड क्लासिक चैंपियन बने। सैमसन की फिजिक आर्नोल्ड क्लासिक से अभी तक चेंज हुई, और वो भी बहुत बढ़िया वाली। हार्डी शुपन की फिजिक कितनी चेंज हुई उसका हमें ज़्यादा आइडिया नहीं है। फिलहाल हार्डी और सैमसन हमारे पास 2 ही में से एक चॉइस बचे हैं, जिनमें से कि अगर हम चूज़ करते हैं तो दूसरे को 2nd आना पड़ेगा। तो इस वक्त पे अगर मैं चूज़ करूँ और अपने ओपिनियन से नहीं बल्कि जजेस के ओपिनियन से चलूँ, मुझे लगता है जजेस इस बार मिस्टर ओलंपिया बना देंगे सैमसन दौदा और हार्डी शुपन को 2nd पे रख देंगे। इसके कुछ रीजंस है दोस्तों। सैमसन दौदा के पास में ज़्यादा 3Dनेस है एज कम्पेयर टू हार्डी। आपको याद होगा पिछले साल हार्डी जब चैंपियन बने थे तो चैंपियन तो बन गए, लेकिन क्रिटिसाइज हो गए थे अपने शोल्डर्स, अपने आर्म्स की सॉफ्टनेस के लिए। लोगों ने बोला यार ये हार्डनेस पूरी बॉडी में दिख रही है, यहाँ पर क्या ये सिंथॉल इंजेक्ट करके आए थे, ये इस तरीके के डेल्ट्स क्यों हैं, ये राउंडनेस क्यों नहीं है, ये 3Dनेस क्यों नहीं है। और सैमसन दौदा में वहाँ पर वो सारी चीज़ें हैं। सैमसन की फिजिक अगर आर्नोल्ड क्लासिक वाली ही होती तो मैं एक बारी को डाउट ज़रूर से करता, लेकिन आर्नोल्ड से अभी तक के सैमसन के दौदा की फिजिक में भी एक इंप्रूवमेंट आपको दिख जाएगा अच्छा खासा, वो उनकी पिक्चर्स बता देती हैं। सैमसन के बैक पहले वीक थी, लेकिन अभी वो काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्गेस्ट बैक है हार्डी के आगे, लेकिन इतनी तो हो गई है कि खड़े हो पाए। लेग्स सैमसन दौदा के काफ़ी बड़े और सेपरेटेड हैं। ओवरऑल बॉडी के अंदर वो स्मॉल वेस्ट, बहुत ज़्यादा स्मॉल नहीं लेकिन एक स्मॉल वेस्ट, एक वाइड शोल्डर्स, एक बड़ी बैक, एक हाइट ज़्यादा है हार्डी से, हर चीज़ ज़्यादा है हार्डी को शैडो करने के लिए अभी उनके पास में। तो ऐसे में सैमसन जीत सकते हैं और ऐसे में हार्डी को दबा सकते हैं अपने नीचे। इवन तो हार्डी भी अपनी तरफ से बिल्कुल फिनोमिनल आने वाले, उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो इतना स्ट्रॉन्ग है जितना किसी और एथलीट का ही नहीं है। उनसे ज़्यादा कंडीशन बॉडी बिल्डर कौन आता है हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ? जो एथलीट आ रहा है हमेशा रिब्ड और एकदम ग्रेनी दिख रहा है वो तो हार्डी शुपन ही है। लेकिन स्टिल एक हाइट उनकी कम है और कहीं कहीं पर वो उतने ज़्यादा राउंड नहीं है जितने ज़्यादा सैमसन दौदा दिख जाते हैं। अगर हार्डी इस बार आए ना इम्प्रूव 5 LBS और पहले से ऊपर, तो हार्डी भी यहाँ पर टाइटल जीत सकते हैं। लेकिन फिलहाल हर चीज़ को देखते हुए, जितना जजेस को सैमसन दौदा पसंद आ रहे हैं वो सब चीज़ों को समझते हुए, मैं यहाँ पर सैमसन को नंबर 1 पे रखूंगा। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली हार्डी शुपन नंबर 2 पे आ जाएंगे। एक और प्रॉब्लम हमें हार्डी की फिजिक में इस बार ये दिख सकती है कि अगर ये 5 LBS ऊपर भी आ गए ना
तो इनके अंदर जो वी टेपर है वो इनकी ख़राब कर लेंगे ये, क्योंकि हैनी ने बोला था कि मेरा क्लाइंट अगर थोड़ा सा भी और बढ़ने लग जाए तो ये अपना स्टमक कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएंगे, और ऐसे में वी टेपर ख़राब हुई जजेस को तो वो चीज़ पहले ही पसंद नहीं आती है। तो सैमसन का फिर और क्लियर कट यहाँ पर डिसीजन रहेगा उनको जिताने का। तो इसलिए हार्डी का ब्लोटेड स्टमक उनको और यहाँ पर पीछे कर सकता है। अगर साइज़ इंक्रीज़ करेंगे तो स्टमक भी ब्लोट मारेगा, अगर साइज़ कम रह जाएगा तो सैमसन दादा के आगे वैसे ही दब जाएंगे। तो ये है मेरे हिसाब से जो जजेस देख रहे हैं इन सारे एथलीट्स को और जो जजेस प्लेस करने वाले हैं इन सारे एथलीट्स को। अब दोस्तों ये होता है सेक्शन ख़त्म और हमने यहाँ पर प्रेडिक्शन कर दी है कंप्लीट, फर्स्ट से लेकर के 15th नंबर तक की, सैमसन दादा से लेकर के रीगन ग्राइम्स तक की। पर अब आता है एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन जो मेरे ओपिनियन के ऊपर चलता है। आपको याद होगा पिछले साल जब मैंने अपने ओपिनियन वाला सेक्शन ऐड करा था ना, उसके अंदर मैंने प्रिडिक्ट करा था हार्डी शूपन को एज अ विनर, और मैंने कहा था हार्डी को जीतना चाहिए, कंडीशनिंग की वैल्यू होनी चाहिए, गेम अपने आप ठीक हो जाएगा। और जजेस ने पिछले साल ये कॉल लिया, मेरी बात सुन के नहीं, अपने हिसाब से उनको लगा कि कंडीशनिंग अब बढ़ाने की ज़रूरत है, तो हार्डी को विनर बनाया, डेरेक को सेकंड पे लाए, बहुत परफेक्ट रिजल्ट्स आए। इस बार भी ये सेक्शन मैं ऐड कर रहा हूँ और इसके हिसाब से अगर मैं एक ओपिनियन अपना रखूँ और विनर को करूँ चूज़, तो फिर से मैं मानता हूँ कि हार्डी शूपन को जीतना चाहिए। पर्सनली मेरी लाइकिंग ज़्यादा है उनकी फिजिक को लेकर के, मैं ग्रेनीनेस को और कंडीशनिंग को ज़्यादा महत्व देता हूँ, और उससे ज़्यादा महत्वता मैं देता हूँ एक बॉडी बिल्डर की कंसिस्टेंसी को। सैमसन पिछले ही साल ओलंपिया में आए हैं, हार्डी शूपन 2019 से हैं और तब से अब तक बहुत ही अच्छे दिखते हैं। इसीलिए हार्डी को मेरे हिसाब से फर्स्ट आना चाहिए, सेकंड पे आना चाहिए फिर डेरेक लंसफर्ड को, बिकॉज उनकी फिजिक में इंप्रूवमेंट्स हैं, उनकी फिजिक ज़्यादा क्लासिक है और उनकी फिजिक मुझे भी बहुत पसंद है। आई थिंक आप लोगों को भी काफ़ी अच्छी लगती होगी, वो वी टेपर तो और किसी के पास भी नहीं है जो उन पे है। इस हिसाब से सेकंड उनका, और थर्ड प्लेसिंग मुझे लगता है निक वॉकर की आनी चाहिए, नॉट बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर, बल्कि निक वॉकर हमेशा कंसिस्टेंसी की मिसाल कायम करते हैं। वो भी हार्डी शूपन ही है दूसरे, बस उनका फ्रेम और मसल्स की शेप अलग है, और निक वॉकर इसीलिए मुझे लगता है कि थर्ड प्लेसिंग डिजर्व करते हैं। अगेन इंप्रूवमेंट्स तो उनके अंदर में भी है। उसके बाद फोर्थ प्लेसिंग मेरे हिसाब से सैमसन दादा की हो सकती है और होनी चाहिए, और फिफ्थ प्लेसिंग यहाँ पर एंड्रयू जैग्ड की होनी चाहिए, बिकॉज उनकी फिजिक्स ज़्यादा सुपीरियर है एज़ कम्पेयर टू ब्रेंडन करी। तो उस हिसाब से ब्रेंडन को सिक्स्थ पे चले जाना चाहिए, सेवन्थ पे माइकल क्रिजो को आना चाहिए, और वहीं एट्थ पे हंटर लब्राडा जैसे एथलीट्स को आना चाहिए। यहाँ तक मेरी प्रेडिक्शन इसमें रहेगी, और मेरी प्रेडिक्शन नहीं है यहाँ तक, ये मेरे ओपिनियन है। लेकिन आपके क्या ओपिनियन है दोस्तों, आप भी बताओ, क्योंकि ये सारा ओपिनियन बेस्ड गेम है। हमने तो कुछ किसी को अभी देखा ही नहीं और पहले से हम प्रेडिक्ट कर दे रहे हैं, तो अंधेरे में निशाना लगाने वाली बात होती है प्रेडिक्शन वीडियो को बनाना। तो इसलिए एंजॉय करो ज़्यादा से ज़्यादा, सीरियसली मत लेना कि मैंने इतनी सारी चीज़ों को इस तरीके से रखा, आपका कोई फेवरेट बॉडी बिल्डर को ऊपर नहीं रखा। आप रखो, कमेंट करो, आपके भी तो अपने ओपिनियन होते हैं। मैंने अपने रख दिए क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो रख सकता हूँ, आप लोग भी कमेंट्स में नीचे रख सकते हो। बताओ आपका फेवरेट बॉडी बिल्डर इस बार कौन है, किसको ऊपर आते हो आप देखना चाहते हो, किसको आप मिस्टर ओलंपिया बनते हुए देखना चाहते हो, लिखना नीचे कमेंट्स में, सबके पढ़ूंगा। बस दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरे साथ हाल ही में हुआ एक बहुत बड़ा फ्रॉड। मैंने हाल ही में एक बाइक परचेज करी और मेरा सारा का सारा पैसा डूब गया, क्योंकि बाइक का ओनर ही मैं नहीं बन पाया। उसके ऊपर मैं चाहता हूँ आप ज़रूर से देखें, ताकि आपके आसपास में अगर कोई इस तरीके की गलती करे या आपके आसपास में इस तरीके का अगर फ्रॉड होता हो तो वो रुक जाए और आप लोग बच के चल पाओ। मेरी ये पूरी वीडियो का आपको लिंक दिख रहा होगा, आई बटन पे भी देख लेना, डिस्क्रिप्शन में भी देख लेना। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था काफ़ी दिनों से, और बाकी काफ़ी दिनों से बीमार चल रहा था, 10 दिन से ऊपर हो गए थे, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। बस दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब जल्दी मिलते हैं एक और नेक्स्ट प्रेडिक्शन के साथ में, जो होगी मेंस फिजिक की, और इसी तरीके से अगले महीने की 20 तारीख तक आपको बहुत ज़्यादा वीडियोस मिलने वाली है। तो बस अब आप एक्साइटेड हो जाओ और कंटेंट एंजॉय करो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।